रश्मि, चलो उठ जाओ। चाय और नाश्ता रेडी है। उह, थोड़ी देर और। नहीं 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 नहीं, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। तुम चाय नाश्ता करके नहा लो, तब तक मैं लंच रेडी कर लेता हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ओके। अरमान पढ़ाई और जॉब के लिए हमेशा परिवार से दूर रहा था, इसलिए उसे घर का सारा काम करना आता था। वहीं रश्मि ने पढ़ाई के अलावा घर का कोई काम नहीं किया था, तो शादी के बाद अरमान ही घर का सारा काम करता और उसे इसमें मजा भी आता। आज भी ऑफिस में सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह। और मुझे ताने भी मार रहे थे कि तुम भी कभी अपने पति के लिए कुछ बना लिया करो। अरे उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शादी में पति पत्नी बराबर होते हैं, तो खाना मैं बनाऊं या तुम, क्या फर्क पड़ता है। अरमान की इस बराबरी की सोच के चलते रश्मि आलसी हो गई और अपने हिस्से का काम भी अरमान से करवाने लगी। हेलो, सुनिए ना, कल मुझे आलस आ रहा था तो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रखे हैं। आप ऑफिस से आकर कपड़े धो लेना और सुखा भी देना प्लीज़। हाँ, कर लूँगा मैं। अरे आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना। अच्छा सुनिए ना, सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक फ्रिज पर रखा है, आप प्लीज़ जमा करवा देना। अरे तुमने अब तक नहीं किया? भूल गई मैं। आप ऑफिस जाते वक्त करवा देना ना प्लीज़। अच्छा ठीक है। बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी परोस दो यार। मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। क्यों? अरे मूड नहीं था मेरा। आप कुछ ऑर्डर कर लो ना प्लीज़। रश्मि, तुम्हें पता है ना मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद। अरे आज के दिन एडजस्ट कर लो ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद रश्मि ने अपने छोटे भाई बहन साहिल और नेहा को अपने पास बुला लिया। सुनिए, साहिल और नेहा की छुट्टियां हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। कुछ दिन घूम फिर लेंगे और माँ को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा किया। अब कल सुबह उन्हें रेलवे स्टेशन से ले आएंगे ना? हाँ हाँ, ले आऊँगा। आ गए तुम दोनों, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा दीदी। जीजू, आप हमें यहाँ घुमाने ले जाओगे ना? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हाँ हाँ, ज़रूर चलेंगे। अब तो अरमान को रश्मि के साथ अपने साले और साली के लिए भी चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक सब कुछ बनाना पड़ रहा था। वाह जीजू, ये पराठे तो बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू। सच जीजू, मुझे तो टेंशन हो रहा था कि रश्मि दीदी के हाथ का कच्चा पका खाना खाना पड़ेगा, लेकिन आप तो कमाल की कुक हो जीजू। अरे ये तो कुछ भी नहीं, रात को अरमान के हाथों का पनीर पसंदा खा के देखना। तुमने 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा। अच्छा नेहा, तुम्हें भी खाना बनाना नहीं आता? नहीं ना जीजू, कौन इतनी मेहनत करे। बस आपके जैसा हस्बैंड मुझे भी मिल जाए तो लाइफ मज़े में कटेगी। सुनो, ऑफिस से आओ तो साहिल और नेहा के लिए कुछ कुकीज़ स्नैक्स ले आना, और नेहा को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, कल डिनर में वही बनाना। देखो मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेट हो जाऊंगा, तुम्हें ले आना ये सब। खाना आपको बनाना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना कि क्या क्या लाना है। जीजू क्या कर रहे हो? मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में लगा रहा हूँ। अच्छा, तो साथ में मेरे ये 2 टी-शर्ट्स भी धो देना प्लीज़, और ये सॉक्स भी। गर्मी में बहुत स्मेल करते हैं ना ये। ओह, कितनी बदबू आ रही है। अरमान बेचारा ना अपनी बीवी को कुछ बोल पा रहा था, ना उसके भाई बहन को। ऐसे में उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। ये क्या जीजू, दाल में कितना नमक डाल दिया है, और सब्जी में नमक ही नहीं है। अरे तो सब्जी दाल मिक्स कर लो ना, नमक बराबर हो जाएगा। अरे अरे, आप इन पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? नमक ज्यादा कम होगा तो बोलेंगे ही ना। बोलना सबको है, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? रश्मि को अरमान की परेशानी तो नहीं दिखी, लेकिन उसका गुस्सा रश्मि को पसंद नहीं आया।
और रश्मि ने अपनी बुआ को फोन करके सब कुछ बताया। तो जमाई जी ने खाने में गड़बड़ की और ऊपर से गुस्सा भी किया। हाँ बुआ, देखिए ना, और साहिल ने उनसे कहा कि अपने कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी धो दो, तो मना कर दिया। ओहो, बात इतनी बढ़ गई। हाँ बुआ, आप ही बताओ मैं क्या करूं। अरे करूंगी तो मैं कल वहां आती हूँ। सुनो, आज बुआ जी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। वाह बुआ जी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हे भगवान, ये भाई बहन कम थे क्या? तो इसने बुआ जी को भी बुला लिया। कितने बजे आ रही है बुआ? आ रही है नहीं, आ गई है बुआ। थैंक यू बुआ, आप आ गई। हाँ आइए बुआ जी, प्रणाम। जीते रहो जमाई राजा। ये मेरा बैग कमरे में रख दो, मैं नहा लूं, फिर खाने पर बातें करेंगे। समझ गया। क्या समझ गए जमाई राजा? बनाता हूँ खाना। कुछ देर बाद खाने पर सब साथ में बैठे। बुआ जी, अचानक कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। अब बुआ जी अरमान को मजा चखाएंगी। ऐसा क्या हुआ बुआ? और जीजू, जरा बटर और अचार ले आइए ना अंदर से। ठीक है, लाता हूँ। अरे रुको जमाई जी, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ बुआ, बोलो बोलो। अरे रश्मि, वो पूजा है ना, हमारी रिश्तेदार, जिसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले। हाँ हाँ बुआ जी, उसका क्या? वो और उसका पति दोनों ही नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के बावजूद उसका पति उसी से घर के सारे काम करवाता है। बाजार जाने से लेकर घर में खाना बनाना, कपड़े धोना। हे भगवान, इतना काम वो अकेले करती है? और तो और पूजा के 2 देवर भी उनके साथ रहने आ गए। तीनों घर का एक काम नहीं करते और पूरा दिन बस पूजा पर हुक्म चलाते रहते हैं। और इतने में अगर पूजा से किसी काम में गलती हो जाए तो उसे ताने मारने से भी नहीं चूकते। ये मर्द हमेशा औरतों को ऐसे ही दबा देते हैं। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत को घर संभालना ही पड़ता है। और ये पूजा दीदी के देवरों को शर्म नहीं आती अपना काम अपनी भाभी से करवाते हुए? बेचारी अकेली 3 लोगों का काम करती है। पर पूजा झेल क्यों रही है उन सबको? खुद अच्छा कमाती है, छोड़ दे ऐसे परिवार को, या पति से कह दे कि आधा काम उसे भी करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो जमाई जी, अभी छोड़ दो ऐसी नालायक बीवी को, या इससे कहो कि घर का आधा काम वो भी करे और अपने भाई बहन से भी करवाए। ये क्या कह रही हो बुआ? जीजू कहाँ से आ गए इन सब के बीच? अरे नालायको, पूजा की तकलीफ तुम्हें बहुत दिख रही है, लेकिन तुम तीनों भी जमाई राजा के साथ ऐसा ही कर रहे हो। रश्मि खुद घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से तुम दोनों यहाँ आ गए और तीनों मिलके दिन रात जमाई जी से काम करवाते हो। घर के मालिक को नौकर बना के रख दिया है। ऐसी बात नहीं है बुआ। अरे चुप कर। औरतों का दर्द तो बहुत दिखता है तुझे कि औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलता। अरे बात सही भी है, लेकिन तेरे पति ने तुझे बराबरी का हक दिया तो तू उसका गलत फायदा उठा रही है। ऐसा करेगी तो एक दिन ये तुझे छोड़ देगा और तुम्हारा उदाहरण देकर दूसरे भी औरतों को बराबरी का हक नहीं देंगे। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों बराबरी से चले तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। अगर एक पहिया गड़बड़ करे तो गाड़ी बिगड़ जाती है रश्मि। और तुम दोनों जो इस गाड़ी के सवार बन के यहाँ बैठे हो, अगर बोझ बनोगे तो गाड़ी धीमी हो जाएगी और इसका नुकसान तुम्हारी बहन को ही भुगतना पड़ेगा।
अब बस कीजिए बुआ जी, इनको इतना भी मत डांटिए। आप बीच में मत बोलिए जमाई जी, गलती आपकी भी है। शुरू में ही रश्मि को टोका होता तो ये इतनी मक्कार नहीं बनती। मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहता था बुआ जी, बस इसलिए। बुआ जी को बोलने दीजिए, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगी थी, आलसी और बेफिक्र हो गई थी कि आप सब कर लोगे, लेकिन कसम से मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तूने जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए तो समझा रही हूँ। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तू सारा काम जमाई जी से करवाती है। मैं तो मौका ही ढूंढ रही थी तेरी खबर लेने का। तूने फ़ोन किया तो मुझे मौका मिल गया। थैंक यू बुआ, आपने रश्मि को समझाया। और हमें भी। सारी जीजू और सारी बुआ। कोई बात नहीं। बहुत रह लिए तुम दोनों यहाँ। चलो सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चल रही हूँ। और रश्मि, अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं होगी बुआ, मैं अब बराबर इसी घर के सारे काम करूँगी। सब काम करना दीदी, बस खाना मत बनाना, वरना जीजू अगले ही दिन वापस भेज देंगे तुम्हें। तो इस तरह बुआ ने आकर रश्मि और अरमान के रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया और सबको आदमी और औरत की बराबरी का पाठ भी पढ़ा दिया। रमा बेटा, अब उठ भी जा, सूरज सर पर चढ़ गया है। आज मंदिर जाना है, भूल गई क्या? मम्मा थोड़ी देर रुक जाओ ना, मुझे करना ही क्या है, ब्रश करके चेंज ही तो करना है। क्या आज भी नहीं नहाएगी? अरे कम से कम भगवान से तो डर। मुझे नहीं पता, आज तो तुझे नहाना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। रमा उठकर बैठ जाती है और कहती है, मम्मा ले मैं उठ गई, लेकिन नहाने को मत बोल, तुझे पता है ना मुझे नहाने से एलर्जी है, और इतनी ठंड में तो मुझसे नहाया ही नहीं जाएगा। पता नहीं लोग कैसे इतनी सुबह ठंडे पानी से नहा लेते हैं। ना पापा ना, मैं नहीं नहाने वाली। अरे शर्म कर, पिछले 1 महीने से तू नहाई नहीं है। चेहरे पर 10 किलो मेकअप करने से कुछ नहीं होता। अरे छोटे छोटे बच्चे भी नहा लेते हैं, लेकिन तू तो उन सबसे भी बेकार है। अब उठती है या यहीं पानी डाल दूं? अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसा मत करना, भगवान ने थोड़ी ना कहा है नहाने को। मंदिर जाने के लिए मन साफ होना चाहिए, शरीर का क्या है। अरे तेरी बात है, तू अपने पास ही रख। ज्योति रमा को जबरदस्ती बाथरूम में ले जाती है और उस पर ठंडा पानी डाल देती है। मर गई मैं, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, इतनी ठंड में इतना टॉर्चर। सभी हंसने लगते हैं और रमा पूरा दिन मुंह लटका के घूमती रहती है। आए दिन रमा के नहाने को लेकर नए नए नाटक होते हैं। एक रोज रमा की दोस्त की शादी रहती है और रमा तैयार हो रही होती है। ये खाली पाउडर लिपस्टिक लगाकर चमकने से कुछ नहीं होता। अरे नहा लेती तो अंदर से फ्रेश फ्रेश फील होता। क्या मम्मा, जाते वक्त भी नहीं छोड़ेंगी ना आप सुनाना। ये देखो, बिना नहाए भी आपकी बेटी चमक रही है, ये किसी टैलेंट से कम थोड़ी ना है। अरे पता नहीं हम पंडितों के घर में तू कहाँ से आ गई। अरे तेरे जैसा तो कोई भी नहीं इस परिवार में, तू ऐसी कैसे निकल गई? मेरा बस चले तो मैं सबको कह दूं कि तू नहाती ही नहीं है। आप कहाँ कोई मौका छोड़ती है मुझे सुनाने का। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। रमा की सभी दोस्तों की शादी हो जाती है और ज्योति को लगता है कि अब रमा की भी शादी करवा देनी चाहिए। ज्योति रमा से बात करने का मौका ही ढूंढती रहती है। कुछ दिनों बाद रमा ज्योति से कहती है, मम्मा मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है चली जा, लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। ठीक है मम्मा, जो भी कहोगी मुझे मंजूर है। अभी मैं अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ। रमा फटाफट अपनी पैकिंग करती है और शाम को गोवा के लिए निकल जाती है। 8-10 दिन में रमा वापस आ जाती है और तब भी वो नहीं नहाती। इतना दूर सफर करके आई है बेटा, नहा ले, बदन से बदबू आने लगेगी।
ट्रेन से आकर तो नहाना ही चाहिए, बदन चिट चिट कर रहा होगा। मम्मा, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मा। अरे तुझे नहीं, तेरे ससुराल वालों को तो होगी ना। अब तेरी ना शादी ही कर देती हूँ, फिर देख तू कैसे नहीं नहाती। देख लेना, मैं तो वहां भी ऐसे ही रहूंगी, मैं बदलने वाली नहीं हूँ मम्मा। ज्योति रमा के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है और एक जान पहचान के घर का लड़का उसे रमा के लिए भा जाता है और वो उनके घर रिश्ता भिजवाती है। मोहित को भी रमा पसंद आ जाती है और दोनों की शादी बड़े अच्छे से हो जाती है। रमा हद कर देती है और अपनी शादी तक में नहीं नहाती। ससुराल में उसे सब भगवान के मंदिर में ले जाते हैं और पूजा करके रमा अपने कमरे में जाती है और वहां मोहित उससे कहता है, बहुत थक गया हूँ यार, इतनी गर्मी लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम भी फ्रेश हो जाना। तुम हो जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये सब चोचले मुझे नहीं आते, मैं तो कल भी नहीं नहाई थी। ये सुनकर मोहित का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है, क्या मतलब, तुमने फेरे बिना नहाए ले लिए और आज मंदिर में भी तुम ऐसे ही चली गई? क्या यार, अगर मम्मा को पता चला ना तो आफत ही हो जाएगी। हमारे घर में ये सब नहीं चलता। मुझे तो बता दिया, लेकिन किसी और के सामने मत बोलना। अरे तो इसमें क्या हुआ, तुम तो ज्यादा ही बोल रहे हो, नहाने में मन साफ नहीं हो जाता। मोहित के दिमाग में सवालों की लड़ी लग जाती है और उसे ये चिंता सताने लगती है कि अगर मोनिका यानी कि उसकी माँ को पता चल गया तो रमा का क्या होगा। दूसरी ओर रमा खा पी कर सो जाती है। अगले दिन मोनिका यानी सासू माँ रमा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू, ये जेवर और कपड़े हैं, आज इसे ही पहनना, तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। हाँ। मोनिका वहीं बैठ जाती है। रमा सोचने लगती है, अब क्या करूं, मम्मी जी को बता भी नहीं सकती हूँ, मोहित ने मना किया है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा, मैं नहा भी तो नहीं सकती ना। खड़ी क्यों हो, अभी तक गई क्यों नहीं बहू? अब मम्मी जी, वो मुझे ना बुखार है, मेरे नहाने से और बढ़ जाएगा। ओह बेटा, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तू आराम कर, शाम में तैयार हो जाना, कोई ज़रूरत नहीं नहाने की। हाँ। मोनिका चली जाती है और शाम में रमा तैयार हो जाती है। सभी रमा की तारीफ करते हैं। मोनिका रमा से खुश हो जाती है और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रमा पर मोनिका अंधविश्वास करने लगती है, लेकिन एक रोज एक महात्मा मोनिका के घर आते हैं जिसका मोनिका बहुत मान करती है। मोनिका रमा से कहती है, बहू, महात्मा जी के लिए तुरंत खाना लगाओ। हाँ मम्मी जी। रमा गर्मा गर्म खाना तैयार करके महात्मा के आगे रखती है और उनका आशीर्वाद लेती है। मेरे पैर छूकर मुझे अपवित्र मत करो, बिना नहाए धोए तुमने खाना बना दिया। मैं रोज गंगा स्नान करता हूँ। मोनिका, आज से इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। महात्मा क्रोधित होकर चले जाते हैं और ये सदमा मोनिका बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहू, ये तुमने ठीक नहीं किया। जिस रसोई में मैंने आज तक बिना नहाए एक कदम नहीं रखा, तुमने उस रसोई को अपवित्र कर दिया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है बहू। मोनिका बीमार हो जाती है। अब वो दिन रात बेड पर ही लेटी रहती है। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जाती है। किसी भी डॉक्टर की दवाई काम नहीं आती। रमा को ग्लानि हो जाती है और वो रोती हुई ज्योति को यानी कि अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बताती है। तुम अपने आगे किसी की सुनती कहाँ हो? क्या बोलूं मैं अब? उधर मोनिका की चिंता में मोहित भी सूखता जाता है। मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता हूँ रमा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मेरे कारण ये सब हुआ है, अब मैं ही ठीक करूंगी सब। रमा गंगा स्नान करके घर आती है और पूरी रसोई को गंगा जल से शुद्ध करके मोनिका से कहती है, मम्मी जी, आज से जैसा आप कहेंगी वैसा ही मैं करूंगी। आज मैंने गंगा स्नान किया है और मेरी गलती को सुधारने के लिए मैंने ये प्रण किया है कि मैं हर रोज गंगा स्नान करूंगी। तू सच कह रही है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, और आप भी मेरे साथ चलिएगा। हम सास बहू साथ में ही गंगा जी जाया करेंगे।
रमा की बातों से मोनिका खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो जाती है। एक बड़े शहर में एक छोटा सा घर चलाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए राज की पत्नी निधि भी नौकरी करती है, लेकिन राज को नौकरी मिलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो कई बार अपनी डिग्री को देखकर कहता है, क्या फायदा इतनी पढ़ाई करके जब नसीब में ठोकरें ही लिखी हैं। निधि इंजीनियर है और अच्छी जगह नौकरी कर रही है, लेकिन फिर भी हमें ढंग से रहने के लिए रोज जद्दोजहद करनी पड़ती है। किसी भी आम परिवार की तरह दोनों आपस में हर रोज प्लान बनाते हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेंगे जिससे अच्छी पढ़ाई हो, समाज में एक स्टेटस हो, बच्चा स्मार्ट बने, अच्छा घर बनाना है। लेकिन रुपयों की तंगी की वजह से उनका कोई काम नहीं हो पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राज के बेटे सागर की गर्मियों की छुट्टियां हो गई। पापा पापा मेरी स्कूल की छुट्टियां हो गई है, आप दादी के पास चलो ना, वहाँ हम बहुत मजे करेंगे। नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से मेरी नौकरी लगी है, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। और गांव में है ही क्या, तुम करोगे क्या वहां जाकर? तुम्हारे पापा सही कह रहे। तुम्हारी दादी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना उन्हें इंग्लिश बोलनी आती है, और हम तुम्हें अच्छे लोगों में भेजना चाहते हैं जिनसे तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। दादी क्या सिखाएगी तुम्हें? लेकिन सागर के बार बार जिद करने की वजह से राज अपनी माँ को गांव से शहर बुला लेता है। थोड़े दिन बाद राज की सैलरी मिलने का समय आ जाता है, लेकिन कंपनी में कुछ दिक्कत हो जाने की वजह से राज की सैलरी मिल नहीं पाती, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होता है। उसी समय उसकी माँ उसके बेटे को पुरानी कहानियां सुना रही है, जिसे देखकर राज को और भी गुस्सा आता है। माँ, आप इतना क्यों बोल रही हो? और ये क्या सुना रही हो आप इसे? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं राजा हरिश्चंद्र की कहानियां सुना रही हूँ, कैसे उन्होंने सच बोलने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तो उससे हमें क्या? हम सब भी हरिश्चंद्र बन जाए क्या? सब कुछ लुटा दे? वैसे है भी क्या हमारे पास लुटाने के लिए? लेकिन बेटा, हरिश्चंद्र होने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सब लुटा दे, उससे हमें हमेशा सच बोलने की हिम्मत मिलती है। अरे माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के समय में सच बोलकर कुछ नहीं होता, सिर्फ परेशानियां ही मिलती हैं। हमें खुद अपनी नौकरी के पैसे निकालने के लिए अपने मालिक से 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन झूठ बोलकर क्या फायदा बेटा? और इससे अपने बच्चे को तुम क्या अच्छा सिखा दोगे? अगर तुम्हें वहाँ काम करने में इतनी ही परेशानी है तो कुछ और काम कर लो, या फिर कहीं और काम देख लो। इतने में निधि रसोई से बाहर आती है और गुस्से में कहती है, माँ जी, इतनी आसानी से नहीं लगती शहर में नौकरियां। आपके बेटे को बहुत मुश्किल से मिली है ये जॉब। कहना आसान होता है, कहीं और ढूंढ लो काम या कुछ और कर लो। आपको क्या पता हम कितनी मेहनत करते हैं कमाने के लिए। आप तो गांव में रहती है और यहाँ बैठे बैठे खा रही हैं। आप खुद बाहर जाकर कमाओ तो पता चले। चुप रहो निधि, माँ से इस तरह बात मत करो। अरे तो किस तरह बात करूं? इस पर मैंने क्या गलत कह दिया, आप ही बताओ। तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम माँ से कुछ भी बोल दोगी। तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? यहाँ हमें अपना घर चलाने में दिक्कत आ रही है और आपकी माँ के प्रवचन खत्म ही नहीं हो रहे। ये महारानी यहाँ बस या तो खाती है या फिर ज्ञान देती रहती है। अरे खुद कमाना पड़े ना तो पता चले, ज्ञान तो देना सबको आता है। जब राज की माँ से और नहीं सुना गया तो वो भी बोल पड़ी, बहू, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना तुमने बढ़ा दी है। मैंने अपने बच्चों को खुद अनपढ़ होकर भी इतना पढ़ाया लिखाया। मैं दिन रात मेहनत करती थी ताकि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि इसे मेरे रहने से परेशानी है। कोई बात नहीं, मैं सुबह ही वापस गांव चली जाऊंगी। माँ के मुंह से जाने की बात सुनकर राज और निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना सर नीचे कर लेते हैं। वहीं जब राज का बेटा दादी के जाने की बात सुनता है तो रोने लगता है। दादी, अब प्लीज बच जाओ, अब बहुत अच्छी हो, मैं किसके साथ खेलूंगा?
कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? नहीं 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 बेटा, रो मत। एक ना एक दिन तो दादी को जाना ही था ना। और इस अनपढ़ गांव की बुढ़िया का शहर में क्या काम। मैं अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं दादी, आपको जाना ही है तो मैं भी साथ चलूँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहाँ अच्छी तरह से रखेंगे। मैं तो तुम्हें बस सच बोलना ही सिखा सकती हूँ। नई दुनिया की नई बातें तो तेरे माँ बाप ही जाने। माँ बस भी करो ना, अब कितना सुनाओगी? माफ़ कर दो हमें, ये आप ही का तो घर है। माँ, इस महीने सैलरी आने में दिक्कत हो रही है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दादी, आपके बनाए अचार की मेरे सभी दोस्तों ने बहुत तारीफ की है। उन्हें बहुत टेस्टी लगा। आप चली जाएंगी तो उन्हें वो कैसे मिलेगा? इतने में ही पास रहने वाली पड़ोसन आती है। अगर दादी जी यहीं हो तो मेरे लिए भी अचार बना दो ना प्लीज़। क्या क्या लगेगा मुझे बता दे, मैं बाजार से ले आऊँगी। पड़ोसन की बात सुनकर दादी उसे अपने गांव जाने की बात बताती है। पड़ोसन दादी को जाने के लिए मना करने लगती है। निधि और राज भी माफ़ी मांगते हुए माँ से रुकने के लिए कहते हैं। आखिरकार माँ को सबकी बात माननी पड़ती है और पड़ोसन से अचार के लिए सामान का लिस्ट दे देती है। पड़ोसन जल्दी से सारा सामान लेकर आती है। माताजी, आपका अचार ना बाजार की कीमत से मिलने वाले अचार से बहुत सस्ता है और स्वादिष्ट भी है। अगर आप अचार बेचने का काम शुरू कर दे तो आपका अचार तो बहुत फेमस हो जाएगा। राज की माँ को पड़ोसन की बात सही लगी। उसने अगले दिन अपनी बहू से अचार बनाकर बेचने की बात कही तो निधि ने मना करते हुए कहा, माँ जी, आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में इतना काम कैसे कर पाओगी? रहने दो। अरे बहू, अचार बनाने में कौन से हल बेल चलाने हैं। अचार तो सस्ते में भी बन जाता है और कुछ फ़ायदा लेकर बाजार में बेच भी देंगे। वैसे भी मेरे बनाए अचार के तो हर जगह चर्चे हैं। अरे रहने दो ना माँ जी, क्या करोगी इस उम्र में व्यापार शुरू करके? वैसे भी आजकल मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी अचार की कंपनियां हैं, उनके आगे हमारे अचार को कौन पूछेगा? बहू, व्यापार शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती और हम कौन सा बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए अचार का काम कर रहे हैं। अब जानने पहचाने वालों को ही तो दे दिया करेंगे। और तुम ही तो उस दिन बोल रही थी कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ। जब घर में 4 पैसे आएंगे तो कुछ तुम्हारा भी हाथ बट जाएगा। निधि फिर से उस दिन के बर्ताव के लिए माँ से माफ़ी मांगती है। अब राज के कई बार समझाने पर भी माँ नहीं मानती और कुछ ही दिनों में अचार बनाकर पहले तो वो अपने जानने वालों को बेचती हैं और फिर मार्केट की दुकानों तक पहुंचाने का काम शुरू कर देती है। एक छोटे से झगड़े से शुरू हुए इस व्यापार को कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा पैसा मिलने लगता है। अब निधि और राज भी अपना काम छोड़कर इस काम में जुट जाते हैं और माँ के प्यार का अचार नाम से कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। बहू, अब तू भी अचार बनाना सीख ले। मैं गांव चली गई तो कौन संभालेगा ये काम? माँ जी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब आप यहीं रहेगी। और रही बात अचार बनाना सीखने की, तो अब मैं आपसे सिर्फ अचार बनाना ही नहीं, लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सीख रही हूँ। हाँ माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपके प्यार और मेहनत ने सब कुछ ठीक कर दिया। कल तक मैं नौकरी के लिए तरसता था, लेकिन आपकी वजह से आज मैं लोगों को नौकरी पर रख रहा हूँ। इस तरह माँ, निधि और राज ने मिलकर मेहनत और लगन से अचार के व्यापार को बहुत बढ़ा लिया। अरे ननद भाभी की नकल करे तो समझ आता है, सास बहू की या बहू जेठानी की। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। जीजा जी को साले की अदा इतनी पसंद थी कि अरे क्या बात है बेटवा, तेरा स्टाइल तो दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। क्या होएगा वाह? कहे माँ, तुमको पसंद नहीं आया क्या? अरे हीरो बाबू है तेरा बिटवा। नहीं, हमें भी बहुत पसंद आया। एकदम हीरो लग रहा है, इसमें कौन शक। अम्मा हीरो काहे नहीं लगेंगे? हमारे भाई का जो कॉपी किया है।
अरे हमरा भाई का तो डंका बजत है पूरे मोहल्लन में। हाँ अरे चुप कर, तुझको शर्म नहीं आवत अपन पति को नकलची कहत है? अरे नकलची नहीं, ओरिजिन है हमरा लल्ला। हाँ क्यों? शर्म? काहे का शर्म? अब जौन बात सच है वो तो सच ही रहेगा ना, इसमें शर्म किस बात की? हमरा भाई पहनते हैं ऐसे नारंगी पैंट या येलो शर्ट, नहीं तो का दिखत है ऐसा कहीं यहाँ? बिटवा ये तो ऐसी ही है, अगर ऐसे ना होते तो आज हमरे हाथ में द्वे पोता होता था। सही कहा अम्मा तुमने, हर बात पर भाई भाई। अरे खसम की तो कोनो इज्जत नहीं करते या? देखो अम्मा, अब अपने बिटवा की कमी का इल्जाम हम पर मत थोपो। जब तुम्हारे बिटवा को नकल से फुर्सत मिले तभी तो पोते के बारे में सोचे ना। बढ़िया ही। इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, आज साइकिल में घंटी लगवाना है, वो भी लंबी वाली, ट्रिन ट्रिन। जाओ जाओ, मुझे पता है तुम हमरे भैया से ही मिलने जा रहे हो। अगर तुमको उनसे कुछ नकल करना ही है तो अच्छी चीजें नकल करो ना कि ये फालतू चीजें। शाम को। अरे वाह रमेश, तेरा तो चाल ढाल ही बदल गया है। क्या बात है, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? तू तो ऐसा नहीं था। अरे तुम नहीं समझोगे बुड़बक, इसको समझने के लिए अकल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वैसे भी अब देखना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, कैसी अकल नकल करने की? हम लोगन से सुनत रही कि तुम अपन साला से सब नकल करत रही, उसका सब कॉपी करी। अरे हम किसी की नकल नहीं करा था, जौन लोगन तुमसे ये कहत वो लोग हमसे नकल करत, हमार कॉपी करत, समझा ससुर के नाते। अच्छा, तो ये कपड़ा का है? पहले तो तुझको ये ऐसी शर्ट पसंद नहीं थी, तो अब काहे ऐसी शर्ट पहनना शुरू कर दिया? हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे शर्ट तुम्हारा साला पहनता है। अरे साला तेरा बम्बई में है, वहाँ तो ये सब चलता है। अरे तो क्या हुआ, पहनना था तो पहन लिया, क्यों काहे गुनाह कर दिया क्या? पहले पसंद नहीं था तो क्या हुआ, अब पसंद है ना। बात करते हो नकल की। अब वो इस शर्ट को पहनता है तो का कोई और नहीं पहन सकता? का उसका नाम थोड़ी ना गड़ गया है पर। अगले दिन रमेश अपनी बीवी के साथ उनके मायके जाता है। अरे रमेश, ये तू है? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि बिरजू है। वो कहा है ना, तूने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह बाल भी कटवाए हैं और चाल ढाल भी एकदम सेम। इसीलिए मुझे लगा बिरजू है। ऐसा ही तो धोखा एक बार हम भी खा गए थे जमाई जी को बिरजू समझकर, लगाए रहे चप्पल खिंचाकर। बाद में पता चला दमदवार है। कोई बात ना, दमाद भी तो अपना ही बचवा है ना। कोई बात नहीं, वो क्या ना आजकल ये स्टाइल बहुत चलत रही इसीलिए। वैसे बिरजू कहाँ है, घर पर ना ही देखा था। ओ बिटवा अपन दोस्तों के संग मेला जबत रही, इसलिए कह रहा था नया कलर का जूता चला है तो जाए खरीद लाए। वो कहाँ है ना, बम्बई में मार महंगाई है, यहाँ तो सस्ता बा। काहे? अब तुम्हें उससे क्या काम है, या फिर से उससे कुछ नकल करना है? जाओ तुम हो उसी रंग का जूता ले आओ। अरे नहीं ना, वो हमर साला है, अब का उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते का? हाँ? अरे हम का है पैसा लगा, ला रहा है तो हम ले लेंगे वो, और ले आएगा। वो जो जूता चुराए का पैसा दिए वसूल ना करेगा। ऐसे ही रमेश अपने साले की हर चीज की नकल करता। सब उसको मना करते लेकिन वो फिर भी करता। तू जानता है मेरे जीजा को, साला बहुत बड़ा नकलची है। अरे उसके ऊपर तो चिजवा जचती ही ना है, तो भी जीजा हमारी नकल कर कर परेशान है। क्या करे? हाँ वही ना, जो एकदम तेरी तरह चलता कपड़े पहनता है ना, और आजकल तो तेरी तरह हेयर स्टाइल भी कटवाए हैं तेरे जीजा ने। तेरा जीजा तो बहुत ही फेमस है हमारे गांव में। वो भी क्यों ना, हर चीज़ को इतनी अच्छी तरह जो नकल करता है। जीजा को लगता है अगर वो हर चीज़ मुझसे नकल करेगा तो वो मेरी तरह बन जाएगा।
पर यार हम उसके चक्कर में यूनिक नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही परेशानी बा। वही तो, न जाने तेरे जीजा को क्या भूत चढ़ा है तेरी तरह बनने का। अरे तू कहाँ एकदम ऐसे हीरो, और वो अरे बोल वो कैसे कटवा कर जोकर बना है, न जाने क्या करवाना चाह रहा है। वो मेरी तरह जितना बनने का कोशिश कर ले बन नहीं पाएगा। काहे कि वो मेरे कपड़ों से लेकर बालों तक मेरा सबे नकल कर सकता है, लेकिन वो अंदर से तो है ही गवार। मेरा भी स्टाइल को मन कर रहा है। अब देखो कैसे मजा चखाते हैं। ये तो सच बोला, 2 शब्द तो उसको ठीक से बोलने आते नहीं और तेरी तरह बनने चला है। तुझे पता है मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछता ही रहता है, कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। अरे एक दिन तो हद ही कर दी, मेरे साथ जीजा बाजार गया था और मैं जो जो कर रहा वो वही कर रहा। और हंसने लग जाते हैं, लेकिन रमेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन बहू का भाई जीजा को फोन करता है। हाँ रे जीजा, का हाल? सुनो जरा, मिलने आओगे का? वो कहा ना कुछ दिखाना है। दिखाना है? आ रहे हैं, कॉपी भी तो कराना है हमें। जीजा जाता है जहाँ साला हरे रंग के बाल कटवा कर बैठा होता है। अरे जीजा, ये देख नया स्टाइल, करवा दे तुम्हारा भी का? हाँ? और अब पूछत काहे हो, जीजा तो और हीरो लगेगा, करवा दो करवा दो। जीजा भी देखा देखी में हरा बाल करवा कर अगले दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस में जीजे की जो हंसी उड़ती है कि बॉस उसे कैबिन में बुला लेता है। देखो, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी सादगी देखकर मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, लेकिन न जाने तुम्हारी शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है। अरे क्या कर रहे हो, कभी नारंगी पैंट तो कभी पीली शर्ट, कभी सनफ्लावर चश्मा, और आज तो आधी है अरे बाल। बॉस उसका खूब मजाक उड़ाता है। पति शाम को घर जाता है और फिर से पहले वाले रूप में आ जाता है। अरे अम्मा, आज इनको क्या हो गया है? आज इनके रंग ढंग बहुत बदले बदले से लग रहे। क्या हुआ? अब नहीं करेंगे का मेरे भैया की कॉपी? मारा बिटवा तो हर कपड़े में अच्छा दिखता है, वो तो बस उसके लिए कुछ समय का शौक है। अब वो शौक उतर गया है तो फिर से पहले जैसा हो गया। नकल का शौक? चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने भैया के दूसरे रूप के साथ घूम रही हूँ। उस दिन के बाद से जीजा ने अपने साले की नकल करना पूरी तरह से छोड़ दिया।